ठीक है। तो जो टॉपिक है अपना उसका नाम है बेटा इंडियन इकोनॉमी। 10 मार्क का ये टॉपिक है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो चलिए, हेडिंग हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। इस इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हमें जो है बेटा टोटल 7 पॉइंट के बारे में पढ़ने की जरूरत होगी। मेनली जो हमें इसमें देखना है वो 7 बातों को देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो इसमें देखना पड़ेगा उसमें हम लोग देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस इरा के बारे में। प्री इंडिपेंडेंस इरा, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे 1850 से लेकर के 1947 तक की बात है। क्योंकि भाई हमारा देश जो है आजाद कब हुआ था? 1947 को। तो उससे पहले तक की बात हम लोग यहां पर करते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? प्री इंडिपेंडेंस इरा, कि इंडिपेंडेंस से पहले की जो घटना चक्र है उसका जो पहले का समय है उसके बारे में बात करना। फिर दूसरा हमारा है 1947 की बात के बाद, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस। आइए, क्या किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो दूसरा क्या हो गया हमारा बेटा? पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हम लोग बात करेंगे 1947 से लेकर के 1991 तक की बात करेंगे। अब इसमें बीच में भी एक बार बाइफरकेट करेंगे जरूर, लेकिन 91 की इसलिए बात करते क्योंकि यहां पर जो है एलपीजी कंसेप्ट आया था, जिसको हम लोग एनईपी के नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नाम की चीजें यहां पर हमारी आई थी, तो इसलिए इसको एक अलग इरा के अंतर्गत हम लोग बांट देंगे। लेकिन ये जो 1947 से 1991 की बात है, इसमें भी दो अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 1980 रिफॉर्म्स, 1980 के रिफॉर्म्स के बारे में, और 1990 रिफॉर्म्स, 1990 के रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और जब अगर 90 रिफॉर्म्स आ गया तो इसके बाद क्या घटना चक्र, 1991 वाला जो घटना चक्र है वो तो देखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे पोस्ट रिफॉर्म्स, अर्थात 1991 ऑनवर्ड्स, कि 1991 के बाद की बातें जो बदलाव हुई है वो बदलाव किस तरीके से हुए उसकी बातें करेंगे। अब पहले जो है ना सारा काम जो है हम लोगों का प्लानिंग कमीशन क्या करता था, अभी आगे चल के तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ही हम लोग। मतलब एक तरीके का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कैसा नियम बनाना चाहिए, क्या नियम बनाना चाहिए, किस तरीके से अप्लीकेबल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वहां पर करी जाती थी। तो इसको काम करता था बेटा प्लानिंग कमीशन। लेकिन 2015 से यहां पर आ गया बेटा अब नीति आयोग, और इसीलिए नीति आयोग को जो बेटा हम लोग कहते हैं थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अगर हमारा शरीर है तो शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिमाग। अब दिमाग ही नहीं रहेगा तो कोई काम कर पाएंगे सही से हम लोग? क्योंकि हम जानते हैं कि सारी चीजों को एक्टिव कौन रखता है? ब्रेन एक्टिव रहता है। कहते हैं ना कि जैसे ब्रेन डेड हो जाए तो आदमी क्या हो गया, कोमा में चला जाता है ना? तो वही चीजें यहाँ पर उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को कोई भी काम करना है, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की बातें करनी है, तो उसके लिए कैसे क्या हो उसका काम कौन करेगा बेटा? नीति आयोग करेगा। तो नीति आयोग के बारे में भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे?
नीति आयोग के बारे में भी हम लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो नीति आयोग की बात कर दिया हम लोगों ने बेटा, किसकी बात कर दिया? तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? नीति आयोग की बात करेंगे। और अभी वर्तमान में अब क्या स्थिति है नहीं है उस पर भी एक बार ओवरव्यू देखना होगा, ये नहीं होगा? तो सबसे लास्ट में आएगा बेटा हमारा करंट स्टेटस। तो ये 7 चीजों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इंडिपेंडेंस से पहले की भारत की बातें, इंडिपेंडेंस के बाद की भारत की बातें, 1980 में जो बदलाव हुआ है उसकी बातें, 1990 में जो बदलाव हुआ है उसकी बातें, है कि नहीं, एलपीजी कंसेप्ट के बाद की बातें, नीति आयोग की बातें और वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। और यही 7 टॉपिक में से आपके पास 10 क्वेश्चन आएगा। ओके, अब जरा हम लोग बात करते थे, एक ओवरव्यू दे देते शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का एक ओवरव्यू क्या होता है। बेटा जैसे आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, अभी आ तो गए आप लोग, 9:12 हो रहे हैं। मैंने बोला था 9 का मतलब 9, आगे से ये ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को फिर मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा देखने के लिए कि क्या चीजें हैं आपकी, सुधार हुआ या नहीं हुआ है। तो फ्राइडे को फिर 9 बजे से मैं क्लास लूंगा, देखता हूँ कौन कौन पहुंचते हो। ठीक है, आज आप लोगों का लॉ का टेस्ट है, तो लॉ का टेस्ट 2 बजे से होगा, 11:30 बजे से मैथ्स की क्लास करवा दूंगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास 2 बजे से होती ना, तो मैथ्स की क्लास पहले 11:30 से करवा दूंगा, 1:30 बजे तक, 1:15 तक, फिर 1:15 से 2 ब्रेक ले लेना आप लोग, और 2 बजे से लॉ का टेस्ट, फिर उसके बाद अकाउंट्स की क्लास। ओके, एंजॉय करो सुबह से शाम, अब दुनियादारी भूल जाओ अब। चलो, तो हमने क्या बोला कि देखो शुरुआत की अगर बात करते हैं हम लोग, बेटा एक चीज याद रखना, अगर पुराने जमाने की बात करें तो आप जो है हर जगह पे सुनते होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था, खुशहाल। बहुत सारी आप लोग आजकल जो है न्यूज वगैरह पे मंदिर वगैरह भी देखते होंगे, 200 साल 500 साल, है कि नहीं, 1000 साल पुराने मंदिर हैं, और उतनी बड़ी भयंकर बनी हुई है, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब उस टाइम में भी भाई कारीगर वगैरह अच्छे थे या नहीं थे? अच्छे थे या नहीं थे? तो शुरुआत के समय में हमारे पास जो हस्तलिपि के कारीगर थे, जो आज आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आप लोग करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात आप लोग करते हैं, तो उस टाइम में हमारे पास भी क्या था, बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे काम करने वाले। ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ था, अलग अलग तरीके के लोग थे जो सभी चीजों में कुशल होते थे, हमारे पास किसी चीज की दिक्कत नहीं होती थी। तभी तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर हमारे ऊपर पड़ी थी। अगर हमारे पास कुछ रहता ही नहीं, उन्हें अपनी कुछ चीजों को मतलब बढ़ाने की मौका ही नहीं मिलता, तो क्या आज ऐसी स्थिति आती? क्या नहीं? क्या हम अंग्रेजों के गुलाम होते थे? क्या नहीं होते? तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्यूरेशन था ना बेटा, जैसे हम लोग कहते थे कि लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहे थे,
तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग 100 वर्षों तक, और 100 वर्षों तक की लगभग जो है किसकी कहानी थी बेटा, अंग्रेजों की कहानी थी, उसकी बात हम लोग करते हैं। ओके, तो अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो कैसी चीजें होंगी, तो अब नियरली हम लोग पढ़ते चलते हैं और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो लिखिएगा सबसे पहला बेटा, टोटल हम लोगों को 7 पॉइंट इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन सा बेटा, प्री इंडिपेंडेंस ना, प्री इंडिपेंडेंस इरा, इरा का मतलब होता है बेटा पीरियड या टाइम, और कौन सा टाइम था बेटा हमारा, 1850 से लेके 1900, सबसे ऊपर हमने यही लिखा था ना कि प्री इंडिपेंडेंस इरा कहां से कहां तक पढ़ेंगे हम लोग, 1850 से लेके 1900। बेटा आपके पास रजिस्टर नहीं है, लाई नहीं रजिस्टर, अरे कोई पेज और पेन दे देना भाई। जल्दी ये नोट कर लो। जल्दी नोट करो, हेडिंग दे देना इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क्स, और नीचे ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें पहला टॉपिक हमारा है स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस इरा 1850 टू 1947, 197 वर्षों की बात यहां पर हम लोग करेंगे। जी सर आइए। हो गया, आइए ढुकी जाइए गोपाल बाबू। हो गया, तो चलिए जरा स्टेटस के अंतर्गत हम लोग बात करते बेटा, बिटवीन द फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी, और रेयान खान, बिटवीन द फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी एडी, इंडिया इज believed to have had the largest economy of the ancient and the medieval world। कि अगर हम पुराने जमाने की बात करें, अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें तो इंडिया हमारा क्या था बेटा, लार्जेस्ट इकोनॉमी था। ठीक है, क्या था हमारा, लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज भी अगर आप देखते होंगे तो हर एक इकोनॉमी जो है भारत के साथ व्यापार करना चाहता है या नहीं चाहता, क्योंकि भाई यहां पर उसको अभी भी जो अपना सोर्स दिखता है वो ज्यादा अच्छा दिखता है, जो उसका फ्यूचर दिखता है वो ज्यादा अच्छा दिखता है, तो वो काम करना चाहता है या नहीं चाहता। भाई अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो विश्व में नंबर 1 पर है,
विश्व में क्या है, नंबर 1 पर। और हम सभी जानते हैं कि डिमांड के लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है ना। विदाउट पॉपुलेशन डिमांड की बात होगी क्या? अभी आपने देखा होगा कि जो ट्रंप जो है, जैसे ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया, उसके बाद सबसे पहला उसका बयान यही था कि हम कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, अब भैया एक वो बताओ, इंडिया का भी तो नाम ले सकता था कि इंडिया पे भी लगाएंगे, लेकिन उसको मजबूरी है कि भाई व्यापार तो आपको करना है ना, तुम लगाओगे हम तुम पे लगा देंगे, बात ही खत्म। तो जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होगा वहां पर प्रभाव ज्यादा होगा ना। अगर मान लीजिए कनाडा में वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो उसको इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कनाडा सरकार उछल के ही क्या कर लेगी। लेकिन अगर इंपोर्ट भी कर रहा होता तो कनाडा भी बोलते ना वाइस एंड वर्सा, तुम हमारे ऊपर लगाओ हम तुम्हारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। हो सकता था, नहीं हो सकता। तो शुरुआत में हमारी इकोनॉमी जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था पुराने जमाने के अनुसार, हर चीज से सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन फिर किसी की नजर लगी और धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति क्या होती चली गई, गड़बड़ हुई। कैसे? तो किसी बाहरी कारणों के माध्यम से। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाथ क्या कर रहा था? अच्छा, हमने जरा आवाज नीचे है। हम सोचे भाई मालिक धमका भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम डर जाते तभी टेबल का नीचे घुस जाते हैं। चलो, कहता है इट वाज prosperous and self-reliant. It was prosperous and self-reliant. भाई हम लोग कहते हैं ना आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, दूसरे से हमको किसी से कोई डिपेंडेंसी की उतनी जरूरत नहीं थी। तो इट वाज प्रोस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट, फुल स्टॉप। इट कंट्रोल्ड between 1/3 and 1/4 of world's wealth. विश्व का जितना वेल्थ है उसका लगभग 1/3 से 1/4 हिस्सा किसके पास था बेटा? मतलब ये कह सकते कि 25 से 33% के आसपास का जो हिस्सेदारी था वो किसके पास था बेटा? हमारे भारत के पास। ठीक है, विश्व के संपत्ति का लगभग 1/3 से 1/4 हिस्सा किसके पास था बेटा? भारत के पास। अब देखो, अगर शुरुआत के जमाने की बात करें तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इतना ज्यादा एजुकेशन था नहीं, तो जो लोगों का डिपेंडेंसी था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा था। किसके ऊपर था बेटा? आप देखोगे तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम 1947 से 1950 की बात करें तो नियरली अबाउट 72% पॉपुलेशन जो है वो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था। 1947 से लेके 50 के आसपास की अगर बात करें तो नियरली अबाउट क्या 72% पॉपुलेशन जो है हमारा कहां था? जो एजुकेशन लेवल था वो सिर्फ 15 से 18% था। अब सोच के देखो कि अगर 100 में से 15-18 लोग पढ़े हुए हों तो क्या होगा। और पता है यहां शिक्षित लोगों का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो किसी एक भाषा में अपना नाम लिख सकता हो वो पढ़े लिखे हैं। पढ़ना आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है, नाम तुमने लिख लिया इसका मतलब यू आर एजुकेटेड पीपल, है कि नहीं? आप लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि ये अगर 18% था तो अगर अच्छे लेवल पे पढ़े हुए लोगों की बात करें तो कितना कम होगा, है कि नहीं? तो चलिए जरा वो भी लिख लीजिएगा। एग्रीकल्चर वाज dominant
ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वाज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। कि अगर देखा जाए तो मेन जो हमारा ऑक्यूपेशन था वो कौन सा था बेटा, बताओ, एग्रीकल्चर था। अगर हम मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। कहता है हाईली स्किल्ड आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, कि अगर इंडिया के अंतर्गत बात करें तो हाईली स्किल्ड लोग थे यहाँ में, अब नहीं थे बेटा। हमने जो अभी एग्जांपल लिया था कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें बनी है, इतनी अच्छी अच्छी नक्काशियां की गई हैं, है कि नहीं, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा, बताइए, आर्टिसियन और क्राफ्ट्समैन के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या था बेटा, स्किल्ड था या नहीं, स्किल्ड का मतलब नॉलेजेबल। आप जैसे पशुपतिनाथ मंदिर वगैरह जाइए तो देखते हैं ना कि लकड़ियों का कितना अच्छा कारीगरी करा गया है। तो देख रहे हैं ना ये सब कहाँ से हो रहा है, बिना क्राफ्टमैन के काम हो सकता है क्या बेटा, नहीं। तो पुराने जमाने में इंडिया में भी इन सब का क्या था बेटा, बोलबाला था। आप देखो ना कभी कोई पुराना घर वगैरह देख लेना, उसमें कितनी अच्छी नक्काशियां की गई है। आजकल का इंजीनियर बना के दिखा दे तो, आजकल देखते हो ना कि डिजाइन विजाइन बनाने के लिए जैसे ये कॉर्नर में ही बना है तो शेप आता है, देख के आराम से घिस देगा। लेकिन पुराने जमाने में कहाँ था, हाथों से किया जाता था या नहीं किया जाता था। जाके कभी ताजमहल महल में देख लेना, हाथों से किया गया कारीगरी है, कितना जबरदस्त है। किसी पुराने मंदिरों में चले जाना, वहां पर जाके देखना कि कितनी ज्यादा कारीगरी है। तो ये बिना स्किलनेस के काम होगा क्या, अगर अनस्किल्ड होता तो काम कर पाता क्या, नहीं हो पाता। आजकल धीरे धीरे अगर देखा जाए तो पढ़ाई तो हम लोगों की चौपट हो चुकी है। हाँ, जैसे आप लोग अभी 11th 12th करके आए होगे, तो जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा होगा 11th 12th मिला के कितना बुक पढ़ लिए होगे, 3 4 ज्यादा ज्यादा, है कि नहीं, वो भी इतनी मोटी मोटी। हमने 13 मैथ्स की बुक पढ़ी है 11th 12th में ओनली। जो आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, सबसे मोटी किताब इसी की थी, कैलकुलस, 1188 पेज ओनली। सेकेंड नंबर पे अलजेब्रा, लगभग 1000 पेज। थर्ड नंबर पे ट्रिगोनोमेट्री, लगभग 900 समथिंग पेज। आप छोड़ो, ये छोड़ो, सेट थ्योरी पढ़ते हो ना, एक टॉपिक होगा सेट थ्योरी, पूरी बुक थी। वेक्टर एक टॉपिक होता है, पहले होता था यहाँ पर, उसकी पूरी बुक थी हमारे पास। बुलियन अलजेब्रा पूरी एक बुक थी। ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने करे हैं 11th 12th में। उस जमाने में, जिस जमाने में हो सकता है बहुत सारे लोग इस धरती पे आए भी ना हो। ये घटना है 2003 की, किसका डेट ऑफ बर्थ 2003 की, उससे पहले है। ये घटनाएं 2003-4 में घटित हुई थी, जब हमने वो पढ़ा था। और हम लोगों का 11th और 12th का कंबाइंड होता था। 4 फिजिक्स की बुक पढ़ी थी, 4 केमिस्ट्री की बुक पढ़ी थी, 4 इंग्लिश की बुक पढ़ी थी, 2 हिंदी की बुक पढ़ी थी, और 13 ही मैथ्स की बुक पढ़ी थी, बस ओनली इतना ही पढ़ा था। और आजकल के बच्चों को देखता हूं कि बस एक चैप्टर आपके मैथ्स में यहाँ पर है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो बच्चा बोलता है सर छोड़ के चला जाओ, 5 ही नंबर तो आना है। यहाँ का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ना मैं जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ, पता है क्यों, क्योंकि जहां पर कंसेप्ट शुरू होता है यहाँ पर वो खत्म हो जाता है। कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पर, कुछ बेसिक चीजें दे रखी हैं। आप देखिएगा कोई भी टीचर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में पढ़ाता है, 2 3 क्लास में पढ़ा के छोड़ देता है, क्योंकि मजा ही नहीं आता पढ़ाने में, उतना है ही नहीं कंटेंट इसके अंतर्गत। हम लोगों ने पूरी एकदम महाभारत देखी थी। तो धीरे 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 जो है ना, एजुकेशन का स्तर जो है ना बेटा, कम होता गया है। पहले ये नहीं होता था कि सिर्फ पढ़ाई ही करो तो आप स्किल्ड कहलाओगे। भाई जो काम आपका दिल करे उसी में महारत हासिल होनी चाहिए, उसी में बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत के जमाने में ये जो कारीगर वगैरह थे ये भी क्या थे बेटा, हाईली स्किल्ड थे। फिर कहता है अब जो लिख रहा हूं इस पर स्टार 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 लगा देना, बराबर पूछता है।
और इस बार नहीं पूछा है, अगली बार जरूर पूछेगा। और बाद में जब इसका समरी नोट्स दूंगा ना इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें भी वो जो है लिखा रहेगा 3rd या 4th लाइन में, तो जरूर देख लेना। तो स्टार लगा करके लिख लेना यहां पर बेटा। एंशिएंट फिलोसफी ऑफ इंडिया, ये थे बेटा चाणक्य। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बेटा अर्थशास्त्र। कौन सी बुक लिखी थी? जिसको अंग्रेजी में आप लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र तो कहते हैं। तो अगर फर्स्ट आप इकोनॉमिस्ट, आपको याद होगा जब हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उस टाइम में यही बातें हम लोगों ने करी थी कि भाई अगर फर्स्ट इकोनॉमिस्ट की बात करी जाए तो वो एडम स्मिथ नहीं थे, कौन थे? चाणक्य। वहां पर बात करी थी ना। लेकिन चूंकि हम लोग वहां पर रिटर्न ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, तो वहां पर तो हमारा कौन आ गया था बेटा? बताओ। एडम स्मिथ 1776 में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि अगर हम लोग पुराने भारत की बात करें तो वहां पर जो इकोनॉमिस्ट थे वो कौन थे? चाणक्य। और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी बुक लिखी थी बेटा? अर्थशास्त्र लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। और यहां पर दोनों ही चीजों के बारे में बताया गया था, वेल्थ एंड। एडम स्मिथ ने किसके बारे में बताया? एल्फ्रेड मार्शल ने किसके बारे में बताया? ये पहले ही बता चुका है, वेल्थ एज वेल एज। लोयनल रॉबिन्सन ने तो बाद में बोला था ना बेटा कि नहीं तुम एक कह रहे हो वेल्थ, एक कह रहे हो वेलफेयर, जबकि दोनों का होना जरूरी है। ये पहले ही बोल चुका है अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि हम लोग कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट दोनों ही तरीके की बात करेंगे, वेल्थ को भी देखेंगे और वेलफेयर की बात करेंगे। तो वही लिख लीजिएगा बेटा कि चाणक्य ने जो हमारा यहां पर अर्थशास्त्र कंसेप्ट दिया उसमें जो हमारा मेन था, तो लिखिएगा अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ, अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ वैसे वेल्थ मत लिखो, जो नाम था वो लिखो। अर्थ, अर्थ का मतलब ही होता है वेल्थ। जब मनी पढ़ाएंगे ना तो मनी में इन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ अर्थ और मेटीरियल वेलबींग, मेटीरियल वेलबींग। मेटीरियल वेलबींग का मतलब क्या हो गया बेटा? वेलफेयर ना। तो अर्थ का मतलब वेल्थ, मेटीरियल वेलबींग का मतलब वेलफेयर, तो दोनों चीजें आ गई। विच इज प्राइमरीली वेल्थ एंड सेकेंडली द लैंड। तो अगर आपसे कोई भी पूछा जाएगा, बताओ एंशिएंट इंडिया में अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट था तो कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन बातों को देखा गया? तो वेल्थ की भी और वेलफेयर भी। वेल्थ को वहां पर किस नाम से जानते थे हम लोग? अर्थ। किस नाम से जानते थे? अर्थ। अर्थ पृथ्वी वाला अर्थ नहीं, अर्थ का मतलब होता है मूल। अर्थ का मतलब क्या था? आप अभी भी गौ देहात में जाइएगा ना तो अर्थ बोला जाता है, मतलब मूल बोला जाता है, वैल्यू बोला जाता है। तो वैल्यू क्या होगा? मनी ना बेटा। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान में अंतर्गत रखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा बेटा। लिखिएगा, यहां तक सबने टेप लिया?
द एंशिएंट पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो भाई अगर ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी तो प्री इंडिपेंडेंस ही होगा ना, क्योंकि इन्हीं से तो क्या मिला था, आजादी हुआ था। तो द एंशिएंट पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल कैन बी divided into टू पीरियड या टाइम गैप। कि ब्रिटिश रूल जो है, हम लोग जैसे कह देते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों का शासन रहा, यही बोल देते हैं ना। तो इसमें दो भागों में उसको बांटा गया है बेटा। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं जरा देखना पड़ेगा हमारा। तो सबसे पहला है रूल ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ड्यूरेशन था बेटा 1757 से लेके 1858 तक। 1757 से लेकर के 1858 तक। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ था। तो दूसरा रूल क्या होगा बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये था बेटा 1858 से कहां तक? 1947। क्योंकि 1947 में ही हम लोग क्या हुए थे बेटा? आजाद हुए थे। तो जो हमारा ब्रिटिश रूल है उसको हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। एक हमारा हो गया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक हमारा हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो 1757 से लेकर के 1858 तक चला था, मतलब लगभग 101 वर्षों तक। और 1858 से लेकर के 1947 तक कि ये जो लगभग 89 इयर्स का समय है, इसमें कौन सा चला था बेटा? ब्रिटिश रूल। तो दोनों मिला के लगभग 190 वर्षों का समय हो गया। इसलिए हम लोग लगातार बोल देते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक शासन किया गया है। तो ये 190 वर्षों का टाइम गैप आपको है, जिसको दो भागों में बांट दिया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम। ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है टाइम पीरियड कौन सा था, तो आप पूरा नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? 1757 टू 1858। और अगर बोलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कब से कब तक था, तो 1858 से 1947। तो अगर ये पूछ दे तो लगभग 200 वर्षों तक मत लिख दीजिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट है टोटल एक ही चीज, लेकिन वो कितने भागों में बढ़ गया है? दो भागों में, क्योंकि उसमें दो लोगों का हिस्सेदारी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और एक हमारा किसका बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल। ओके। अब ये जो कहानी हमारे पास बन रही है, तो इसके अंतर्गत हम लोग भी बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि भाई उस रूल के अंतर्गत क्या हुआ। क्योंकि देखो, जब भी कोई बाहरी हमारे ऊपर शासन करता है, तो एक तो हम लोग बराबर सुनते ही थे, फूट डालो शासन करो वाली बातें, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उसका और भी कारण होता है भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो वो काम करेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पर आप पावर में रहोगे, तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे या नहीं लगाओगे? अब यहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश ने बाद में यही रूल लागू किया था, तुम मुझसे सामान खरीदो 10 रुपए का, लेकिन अगर इंडिया में तुम इंडियंस कोई सामान खरीद रहे हो 100 रुपए का। अब लोग मजबूरी में कौन सा खरीदेगा? 10 रुपए वाला। भाई यहां पर एक का 10 रुपए पड़ रहा है और एक वही चीजों का 100 रुपए पड़ रहा है। तो इतनी भी देशभक्ति तो किसी में जागृत है ही नहीं। डूब जाएंगे पर देशभक्ति निभाएंगे, ऐसा है नहीं। और ये चीज आज भी तो चालू हो रहा है ना भाई, ये आज भी अप्लीकेबल है। आप देखो ना, कभी कभी तो सेना के जवान भी बिक जाते हैं।
कि ये सबूत दे दिया, ये दे नहीं होता है। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं तो शामिल होती हैं। तो फूट डालो, शासन करो, और साथ ही साथ हमसे सामान खरीदो, सस्ता मिलेगा, और अपने देश का सामान खरीदोगे तो महंगा। उस पर अलग अलग टैक्स लगा देना। जैसे ये जमींदारी बढ़ी है, इसी में पट्टेदारी सिस्टम कर देना। अरे इससे ज्यादा जमीन है, अरे लगता है जमींदार बन जाएगा, छीन ले इसका। ऐसी कहानियां भी होती थी। ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बार बीच में काम करा था 91 के आसपास। उसमें भी था कि एक लिमिट तक अगर आपके पास लैंड है तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट हायर कर लेती थी। और उस टाइम में हम लोग आजकल चूंकि अब जमीन का डॉक्यूमेंट देखते तो पता चलता है ना कि दादाजी ने वो ये ले, फ्री में तू ले ले, फ्री में तू ले ले, फ्री में तू ले ले। अब जब हम लोग बोलते हैं कि वापस कर दे, बोलता नहीं करूंगा। उस टाइम में तो ऐसे ही होता था। अब ये रिलेटिव है, चल ये तू ले ले, तेरे पास नहीं ना भी ये रख ले भाई, वो इसलिए ताकि जमीन बचा रहे हैं। अब बोलते भाई वापस लिख दे, बोलता नहीं लिखूंगा। हाँ ऐसे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में ऐसी घटनाएं होंगी, मम्मी पापा लोग इसी चक्कर में परेशान होंगे कैसे वापस हो। अभी हम लोगों का पिछले 8-9 साल से एक केस चल रहा है। 7.5 बीघा का एक प्लॉट है, वो जिसको लिख के दिया था वो मना कर रहा है। अब बोल रहा है 3 करोड़ दो तब दूंगा। नहीं इसलिए ना क्योंकि हाईवे के जस्ट साथ में है, हाईवे निकल गई दरभंगा वाली, और उसके जस्ट साथ में, और 7.5 बीघा कम नहीं होता। नहीं 7.5 बीघा का मतलब हो गया, अगर कट्ठा में देखा जाए तो 150 कट्ठा, 150। यहाँ के अनुसार देखा जाए तो 120 गज इंटू 150 प्लॉट, 120 गज वाले 150 प्लॉट होंगे तब उतना बड़ा जमीन होगा, तो वैल्यू कम थोड़ी ना है। अब वो लिख नहीं रहा है। एक बार चाचा ने जाके बढ़िया से तोड़ दिया, उन्होंने केस कर दिया। तो भाई ये तो चीजें हैं, इसी को रिस्ट्रिक्ट किया गया था वहां पर पहले विदेशी ताकतों के द्वारा। तो चलिए जरा करते हैं इसके आगे का। कहता है द इंडियन एक्सपोर्ट of finished goods subject to heavy tariff। क्या यही बात अभी बोला था ना हमने कि जो भारतीय सामान है उसके एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया गया था बेटा? ज्यादा से ज्यादा ड्यूटीज। टैरिफ का मतलब क्या बताया था? ड्यूटीज या चार्ज। टैरिफ का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूटीज और चार्ज। एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश वेयर सब्जेक्ट टू लोअर टैरिफ। देख लिया बेटा कि इंडियन सामान का जो एक्सपोर्ट है उस पर ड्यूटीज क्या लगा दिया गया? बहुत ही ज्यादा। उस पर क्या लगा दिया गया? ड्यूटीज बहुत ही ज्यादा लगा दिया गया। और अगर ब्रिटिश सरकार से आप वहां से अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या हो गया बेटा? टैरिफ क्या हो गया? बहुत ही कम, या आसान शब्दों में यूं कहें तो बहुत ही लो प्राइस रखा गया। अब ये भेदभाव वाली बात नहीं होगी बेटा। तो ये जो भेदभाव होता है ना कि आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना और हम अपने आप को डिस्काउंट दे देना, इसी को बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो लिख लीजिएगा, ये जो हमने ये जो कंसेप्ट होता है इसी को क्या नाम दे देंगे हम लोग? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। भेदभाव पूर्ण है ना, भेदभाव नहीं है कि आपके गुड्स पे तो हम ज्यादा से ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे लेकिन हमारा खरीदो हम सस्ते में देंगे। तो भेदभाव हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में तो कभी कभी ये भी आपको हो सकता है कि पूछ दिया जाए, ठीक है, तो उसमें समझ आना कि इंडियन फिनिश गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ और ब्रिटिश इंपोर्ट्स के ऊपर
लोअर टेरिफ। तो एक के ऊपर ज्यादा और एक के ऊपर कम, तो यही भेदभाव के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ओके, पर फिल तो आएगा नहीं, और भी तो बातें हुई थी, क्योंकि अभी तो जमीन की बात ही नहीं करी है कि उसको टुकड़ों में बांटना है कि नहीं, उस पर अपना अधिकार जमाना। तो लिखिएगा बेटवा, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज of employment which forced many to depend on एग्रीकल्चर। भाई एक वो बता, आपके पास रोजगार है नहीं, तो घर में बैठ के तो काम नहीं चलेगा ना, कि आराम से जो है घर में सोए हुए हैं, सुबह शाम जो है भगवान ऊपर से नाश्ता खाना पानी भेज रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं भाई। कहीं ना कहीं क्या होगा, मजबूरी में काम करना पड़ेगा, नहीं करेगा। तो जब लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था, तो सोचा चल हल उठा और खेती कर। तब वहां पर लोगों के लिए एक मजबूरी, बस एक तरीके से क्या होगा, भाई कोई भी खुशी से जाता है क्या? अगर आप लोगों में से किसी को बोल दिया जाए कि बेटा देख सीए करके क्या कर लेगा, भोजन पानी तो चाहिए, और उसके लिए तो किसान का भी होना जरूरी है, सब पढ़ ही लिख लेगा तो किसान कौन बनेगा, चलो बेटा हल लेके चलते हैं खेत, जाओगे? कोई कोई तो ऐसा भी होगा कि जो से जुनून में बोलेगा यस सर, आज जैसे ही आधा घंटा एक घंटा काम हुआ बोलेगा सर रहने दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है। अब जैसे पहले हम लोग जब घर जाते थे ना, तो आराम से कुदाल लेके मिट्टी वगैरह कोड़ते रहते थे, किसी में सब्जी कुछ लगा दो, किसी में साग लगा दो, किसी में कुछ लगा, ऐसे बना बना के करते थे। अब हिम्मत ही नहीं होती, अब जाते हैं ना तो भाषण जरूर देंगे, मम्मी यहाँ पे ये नहीं करवाया, यहाँ ये नहीं, मम्मी बोले करके देख, नहीं रहने दो छोड़ दो ठीक है बाहर ही ठीक। क्यों भाई, अब धीरे धीरे इन चीजों से लगातार कटते चले गए। अब शुरुआत में आए थे तो अंदर का वो जगा हुआ रहता था किसानी, तो जब भी घर जाए तो कुछ ना कुछ करते ही रहना था। लेकिन अब पता चलेगा 4 बार अगर कुदाल चलाए तो उसके बाद अरे दादा मर गए रे, नहीं हो सकता। तो अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो कोई काम करना पड़ेगा, लेकिन मान लो रोजगार ही नहीं मिला पढ़ लिख के, फिर वापस चले गए घर, तब क्या होगा बेटा, मजबूरी में काम करना पड़ेगा ना। तो हमने भी करा 2016 में, मैंने देखा अब ये खेती वेती तो मुझसे संभव है नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। और फिर एक बढ़िया सा जो है बनाया, 5,000 मुर्गे रखे हैं हमने। हाँ, एक ही अभी बना रखा है, अभी 2025 के बाद का टारगेट है कि उसको 3 करना है। जब ये टीचिंग लाइन से संन्यास लेंगे उसके बाद तो कुछ करेंगे ना भाई, बैठ के घर पे कितना खाएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा, तब टारगेट है 3। तो एक जो है पोल्ट्री फार्म बनाया और एक तालाब बनवाया मछली पालन के लिए, और मस्त बिजनेस है वो। मैंने मैंने चिकन खाना इसीलिए तो छोड़ा है मैंने जो ये फॉर्म वाला चिकन खाना छोड़ा है वो मजबूरी बस इसी कारण से, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कैसे दवाई दिया जाता है उसको, कैसे रखा जाता है। 35 to 38 डेज का सर्कल होता है उसका, जिसमें वो मुर्गा एक चूजे से लेकर के 1 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम तक का बन जाता है। अब सोच के देखो, तो शरीर के लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना भाई। क्या हुआ, 38 दिन मैक्सिमम। ठंड में थोड़ा सा टाइम लगता है, गर्मी में टाइम नहीं लगता। ठंड में टाइम लगता है, ठंड में जो होता है ना ग्रोथ वो कम होता है, गर्मी में ज्यादा होता है, तो फायदा भी होता है भाई। फिर उसके बाद लॉकडाउन का समय आया, जिसने खूब रुलाया, और उस टाइम में तो
मैंने टीचिंग भी छोड़ ही दी थी लगभग, क्योंकि घर से ही बैच लेता था लाइव, और एक ही बार में सारे बच्चों को पढ़ा दो, जितने भी कोचिंग के बच्चे थे उन सबको एक ही बार जो है जूम मीटिंग में कंसीडर करो, निपटा के खत्म करो। और अपना ऐप भी था तो उस ऐप से भी लाइव लेके, जैसे टॉपर्स का ऐप है वैसे मेरा भी ऐप है, तो उसी में अपना लाइव लेके टेंशन फ्री हो जाओ एक ही बार में, तो बाकी दिन क्या करें। लेकिन उस टाइम में सेल होता नहीं था, तब फिर हमने एक कंपनी से एग्रीमेंट किया, वहीं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना कि क्या होता है, तो फिर उससे एग्रीमेंट करा कि सारा रॉ मटेरियल आपका, ऑल एक्सपेंडिचर आपका, जगह सिर्फ मेरा रहेगा, उसके बिहाफ में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होगा उसमें 9 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम लेंगे, अर्थात एड वेलरम टैरिफ, कि वो सारा मुर्गा वगैरह वो देना, सारा दवाई वगैरह दाना वगैरह खर्चा उसका मैंने अपने पास रखा। जब वो जाने के समय तौलता था ना, जितना वेट हुआ इंटू 9 रुपीज लाओ, ले जाओ तुम बाकी पैसे रेंट के रूप में। तो एक तरीके से एड वेलरम टैरिफ में यही तो बताया था, वैल्यू ऑफ कमोडिटी के ऊपर टैरिफ चार्ज करना, है ना। और एक नजरिए से देखो तो भैया फिक्स भी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि 9 रुपए पर केजी पर यूनिट फिक्स कर रहे हैं ना हम लोग। तो इस तरीके की बातें थी। तो धीरे धीरे, लेकिन लॉकडाउन में दिक्कत हुआ, क्योंकि बत्तख जो है ना वो भी रखा था हमने, उसके अंडे खूब रखे, मैंने गांव वालों को बोला ले जा ले जा ले जा, फ्री में ले जा तुम, तो उस टाइम में नहीं था ना, बंद हो गया था सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो अगर आपको बेरोजगारी होगी तो पक्का कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग क्या होंगे बेटा, एग्रीकल्चर की तरफ मूव किए। तो अगर कहीं पर भी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहां की तरफ जाएंगे बताओ, ठीक है। तो ये बातें देख लेंगे हम लोग। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इसलिए ज्यादा लोग मूव किए, और उसी में से लॉकडाउन में हम भी अच्छे से मूव किए हैं। अब इसलिए मैं बराबर घर जाता हूं देखने के लिए कि सारी चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है। टारगेट अब ज्यादा है ना, सोर्स ऑफ इनकम अगर हो तो किसको खराब लगता है भाई। यहाँ पे कितना कमा लूंगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीना ज्यादा ज्यादा, लेकिन बिजनेस में कभी कुछ भी हो सकता है। साल के 2 लाख, बेटा यहाँ दिन के भी 2 लाख आ सकते हैं, नहीं हो सकता भाई। बिजनेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। आगे बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे ना बेटा, है कि नहीं, फिर वहां पर एग्जाम्पल लेंगे, वो दौर कुछ और था ये दौर कुछ और है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग किधर फॉरवर्ड करेंगे बेटा, एग्रीकल्चर। और पुराने समय में या उसके समय में ये ज्यादा था, इसलिए हमने बोला कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नियरली अबाउट 72% पॉपुलेशन जो है हमारा वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है डिपेंडेंट था। ओके, फिर लिखिएगा बेटवा, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बेटा इस लाइन को अगर देखना हो ना तो एक साउथ की मूवी है नरसिम्हा, ठीक है, साउथ की एक मूवी है नरसिम्हा, एक बार जरा जाके देखना, वहां पर यही है, ब्रिटिश रूल से कैसे लड़ा गया था जमीनों के लिए ही। भाई अगर आपके पास ज्यादा है तो सरकार क्या करती थी, कहता था एक काम कर, वो जमींदार को मिला लेता था अपने में, क्योंकि कहावत है, मैंने बोला फूट डालो शासन करो। अब जमींदार को खुश कर दिया कि देख तुझे तो खूब पैसा मिलेगा, टेंशन काहे ले रहा है, हम तुम्हारे साथ है ना, लेकिन तू इन सब का शोषण कर, इन सबको बढ़ने मत दे, नहीं तो तेरे अगेंस्ट भी बगावत करेगा। अब लालच तो हर किसी को होता है कि नहीं। आज भगवान सर आए और हमें बोले कि राकेश चौधरी सर आप सुबह से शाम लगातार पढ़ाते लीजिए, 10 लाख रुपए महीना लीजिए। बेटा नीचे उतरेंगे नहीं, बेटा क्लास में बैठ। सर ब्रेक नहीं बेटा, कोई ब्रेक नहीं, बैठ। भाई पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन अत्याचार हुआ ये नहीं हुआ बेटा,
यही अत्याचार उन्होंने उस टाइम में अंग्रेजों ने करवाया। तो कहते हैं ना पट्टेदारी या टुकड़ा, अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, ये काम उसने लैंड का वहां पर करवाया था, ताकि दूसरों से छीन लेंगे तो ऑटोमेटिक उसको क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तो ये भी कब देखने को मिला बेटा, ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश रूल के जमाने में। फिर उसके बाद कहता है इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हाँ चाहिए, हमने कौन सा मुंह में जाबी लगा रखा है। अरे बोतल खोज रहे हैं भाई क्लास में ही, अच्छा पानी की बोतल। इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब मान लो कि बेटा जैसे हमने कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया, जितनी अच्छी क्वालिटी हमने रख लिया, अब जो भी घटिया है हमारे काम का नहीं है तो क्या करते हैं बेटा, कुत्तों के सामने डाल देते हैं। अब ब्रिटेन ने सोचा कुत्तों के सामने ही तो डालना है, ये ले इंडिया भेज दे। हो गया कहानी प्लेन, क्योंकि उनके लिए हम तो कुत्ते से भी बदतर थे भाई। हम लोग नहीं, आजकल जैसे लोग बोलते हैं ना बेटा कि अभिव्यक्ति की आजादी फलाना ढिमका, हमें ये बोलने का अधिकार है, ये बोलने का। भगवान करता कि एक बार उस टाइम में जन्म हुआ होता, पता चल जाता अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। आप देखिए कोई भी जो मूवी इन सब चीजों पे बनी हुई हो, एक्चुअल पता चल जाएगा, या कभी हिस्ट्री उठा करके देखो तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या यातनाएं झेली गई थी उस टाइम में, दिया गया था। अब मेरी दादी भी मुझे कभी कभी कहानी ये बताती थी, क्योंकि उन लोगों ने तो अच्छे से देखा हुआ था, उन्होंने अच्छे से देखा है, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ था 1915 और 2019 में उनकी डेथ हुई है 104 वर्षों के बाद। तो वो बताते थे कि कैसे कैसे उन लोगों ने देखा है। ठीक है, दादाजी से तो मुलाकात हुई नहीं, अब ऊपर ही जाके कांटेक्ट हो, है कि नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे ना देखा ना मैंने उन्हें देखा, भले इस धरती पे आ चुका था मैं, है ओ है ना डीएनए होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो चलो, तो इस तरीके से वहां पर देखा गया था, उस तरीके से यहाँ कभी भी 24/7 कभी भी हो सकता है, आपको यातनाएं दी जा सकती हैं। तो ऐसे सिस्टम्स उस टाइम में थे। तो जितने भी लो क्वालिटी गुड्स होता था ना, जो घटिया वस्तुएं होती थी, जो एक तरीके से ये सोच लो ना, स्क्रैप, कचरा, डंप, वो सारा भेज दिया गया किसके बेटा, इंडिया के लिए भेज दिया जाता था, या उसको यहां से इंपोर्ट कर लिया जाता था। फिर कहता है बेटवा जमींदारी सिस्टम, ऊपर समझा चुका हूं मैं, बोलिए, ऊपर समझा चुका हूं ना ये लाइन। हाई indebtedness of एग्रीकल्चरिस्ट्स, जो हमारे बेचारे किसान हैं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या, जो खेतीबाड़ी करते हैं, इनडेप्टनेस, INDEBTNESS, किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ क्या कर दिया गया बेटा, बढ़ा दिया गया। किसानों के ऊपर देखे ना, 2 गुना लगान वसूल करेगा, ये क्या था बेटा, लाइबिलिटी को बढ़ाना ना, है कि नहीं। देखते होंगे पुरानी मूवी वगैरह, उत्पादन किया, आया, उठा करके लेके चला गया, और फिर बोला ये तो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल रह गया है। होता था ये नहीं होता था। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज के तले
दबा देना ताकि कभी वो उठ ना सके। ये काम भी उस टाइम में क्या हुआ बेटा, ज्यादा से ज्यादा चला, ज्यादा से ज्यादा इसकी बातें हुई। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कहता है फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, factory based production did not exist till 1850। ऑन एन एवरेज 1850 तक फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन था ही नहीं। मतलब जो भी होगा वो क्या होगा बेटा, हैंडमेड है कि नहीं। लोगों को ज्यादा ज्यादा उसमें लगाया जाएगा, तू कम कर। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ये वीडियो वगैरह इस तरीके के दिखाते हैं कि भाई अगर जैसे गेहूं पीसना है तो क्या करता था, बड़ी बड़ी पत्थरों वाली वो होती तो उसमें गेहूं रख दिया गया, ऊपर दे दिया गया, 10 लोगों को उसमें बांध देता था और घुमाता था, ये नहीं घुमाता था। क्या ये अत्याचार नहीं था, है कि नहीं। तो वहां पर पहले मशीनों के माध्यम से काम ना के बराबर होता था, या ये सोचो कि होता ही नहीं था। जो भी काम करेगा वो किससे करवाएंगे बेटा, लेबर से, ह्यूमन बीइंग से। तो ये भी एक तरीके का क्या था बेटा, अत्याचार ही तो था। कहता है बेटा एट द एंड ऑफ 19th century द, इस वाले में से एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसको स्टार लगा लेना। कर्जा बेटा, लोन, at the end of 19th century the Indian jute mill industry was the largest in the world। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कि अगर इंडियन जूट मिल की बात करें, जूट मिल इंडस्ट्री की बात करें, तो विश्व में क्या था बेटा, नंबर 1 पर। फिर कहता है इन एडिशन पेपर मिलिंग लेदर मेकिंग राइस मिलिंग industries also developed heavy industries such as iron industry were established in 1814। जब 1814 की बात करें तो ब्रिटिशर्स ही होगा बेटा। तो अगर 19th सेंचुरी के एंड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, 19th सेंचुरी के एंड की बात करें, तो जो इंडियन जूट मिल इंडस्ट्री था वो विश्व में क्या था बेटा, नंबर 1 पे था। लेकिन साथ ही साथ पेपर मिल, लेदर मेकिंग मिल या फिर राइस मिल, इन सबको भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया बेटा, बढ़ाया गया। इन सबको बढ़ाने की बात आई। अब उसमें अगर हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे आयरन इंडस्ट्री वगैरह की बात करें, तो ये कब बनाया गया बेटा, 1814 ईस्वी में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया।
तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जूट मिल इंडस्ट्री जो है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट था कब, तो 19th सेंचुरी में। आयरन मिल इंडस्ट्रीज की शुरुआत कब करी गई बेटा, 1814 में। किसके द्वारा की गई, ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई। तो ये सब याद रखना पड़ेगा ना। और इस चैप्टर में से ना मैक्सिमम इसी तरीके का डाटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, भले ईयर ना पूछ दे लेकिन क्वेश्चन इसी सब रहे, रैंक का पूछ देगा, ईयर का पूछ देगा, किसने दिया उसका पूछ देगा, मैक्सिमम इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। ये टॉपिक रटाफिकेशन वाला ही तो है, ये इकलौता टॉपिक ऑफ रटाफिकेशन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इन तीनों में टेक्निकल चीजें अब ज्यादा हैं। भले आपके एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, इस बार भी देखा होगा 4-5 ही पूछा है छोटे छोटे से, यूं यूं एक एक पॉइंट वाले, लेकिन बताते समय मैक्सिमम प्रैक्टिकल कंसेप्ट बताने पड़ेंगे, मैक्सिमम फॉर्मूले क्रिएट करना सिखवाना होगा, फॉर्मूला को प्रूव करना सीखना होगा, तो टेक्निकल चीजें ज्यादा होंगी। इकलौता चैप्टर है जो थ्योरेटिकल बेस्ड, प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसलिए तो इसको पहले निपटा दिया ना, ताकि आराम से बाद में इसका समरी नोट्स दे दूंगा, उसको पढ़ते रहना, घर पे रिपीट करते रहना। ओके, चलिए अब है हमारे पास, ये तो हमने प्री इंडिपेंडेंस की बात करी ना अभी, अब 1947 के बाद की बात भी तो करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं बेटा, सेकंड नंबर ना, साथ ही कहानी पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। क्या बेटा, ओहो अभी आने तो दे बेटा। कहा है बेटा, फ्रेगमेंटेशन लिखा है हमने, टुकड़ा बोलता है प्राइवेटाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन है बेटा, तो बोला नहीं कि पट्टेदारी या टुकड़ाबाजी, ठीक है। चलिए वैसे प्राइवेटाइजेशन के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत कर देना। एलपीजी कंसेप्ट आएगा ना 91 वाला कंसेप्ट जो पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बढ़िया से पढ़ाएंगे, टेंशन यहाँ हो मत। चलो जी, तो दूसरा है हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 टू 1991, क्योंकि 91 से तो पूरा बदलाव ही हो गया था ना, वैसे 90 लिखते हैं पर 91 में लिख रहा हूं क्योंकि बदलाव तो 91 में हुआ था, इस चक्कर में। चलिए बेटा, तो अब ये विदेशी चीजें खत्म, अब अपने भारत की बातें करते हैं, है कि नहीं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अरे बस इतना भी खून उबाल ना मारे, अभी 26 जनवरी में 6 दिन है भाई, आज कितना तारीख है, 22 है ना, अभी 4 दिन है भाई, और 26 जनवरी को छुट्टी रहती है हमेशा, इस बार तो संडे है। बहुत गम हुआ ना, पहली छुट्टी साल की और वो भी संडे को, इस बार तो बहुत दिक्कत है, आगे मुहर्रम वगैरह भी संडे को ही है, इस बार 4-5 छुट्टियां जो है संडे को पड़ रही है, सब छुट्टी बेकार। हमें खुशी है इस बात का, आप लोग गम झेलो कि ये छुट्टी होता हुआ नहीं, ऐसे छुट्टी होती नहीं। हाँ, होली में 2 दिन की छुट्टी रहेगी, ठीक है, उससे पहले अब छुट्टी की कामना ना करें। सरस्वती पूजा की कोई छुट्टी नहीं होती है, क्लास होती है। सरस्वती जी का मतलब क्या, किताब है, उसी दिन तो सरस्वती जी से ज्यादा दर्शन होना चाहिए,
ना भाई, क्या ना बेटा, सरस्वती पूजा शायद कब है? 3 को है। हाँ, इलेक्शन के दिन तो क्या चाहते हो कि मतलब चालान कटवा लो? इलेक्शन के दिन तो स्वाभाविक है छुट्टियां रहेंगी, काउंटिंग के दिन छुट्टियां नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो जी। तो अगर हम लोग यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो लिखिएगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज overwhelmingly inhabited by mostly illiterate people। शुरुआत में क्या थे हमारे पास बेटा? अशिक्षित लोग। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो जो मोस्टली लोग थे, और खास करके जो हम लोग कहते हैं ना बेटा कि रूरल एरिया, जो देहाती एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें मैक्सिमम लोग क्या थे बेटा? अशिक्षित थे। क्या थे हमारे पास? अशिक्षित। हु वेयर exceedingly poor, we had deeply stratified society characterized by extreme heterogeneity on many counts। भाई अगर एक बार बताओ, लोग अशिक्षित हैं तो ऑटोमेटिक जो लेवल ऑफ इनकम होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम। आजकल आप देखते होंगे सोसाइटी को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे HIG, MIG, LIG, हायर इनकम गेनर, लोअर इनकम, मिडिल इनकम, बांट दिया गया नहीं गया? क्या ये एक भेदभाव नहीं है? कमाने वाले बहुत कमा रहे हैं, बेरोजगार कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंतर है ना बेटवा? कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर कहता है विथ द लिटरेसी रेट जस्ट एबव 18%। साक्षरता दर कितना था बेटा? मात्र, अभी बताया था कि सिर्फ अपना नाम लिख लेना किसी भी एक भाषा में, ऐसे लोग कितने थे हमारे पास? मात्र 18%। और जो औसत आयु भी हुआ करती थी वो बहुत ही कम, क्योंकि भाई मेडिकल फैसिलिटी वगैरह इतना था नहीं, लोग इतने जी नहीं पाते थे। पता है औसत आयु कितनी थी? मात्र 32 वर्ष, 32 ईयर्स ओनली। औसत आयु अगर देखा जाए तो औसत आयु कितनी थी? मैक्सिमम तो गांधी जी ने ले लिया। तो देखो लिटरेसी रेट कितना है बेटा? जस्ट अबव 18%, एंड barely 32 years of life expectancy in 1951। क्योंकि भाई 26 जनवरी 1950 को जो है
संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से ही हम लोग कोई भी डाटा वगैरह या टर्म्स कंडीशंस की बात करते थे, इसलिए 1951 लिखा गया। ठीक है, हम 1947 में स्वतंत्र जरूर हुए थे, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा अप्लीकेबल हुआ था वो कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, इसलिए तो उसको कहते हैं बेटा रिपब्लिक डे। ठीक है, तो अगर उस टाइम की बात करें तो जो हमारी औसत आयु थी वो कितनी थी बेटा? 32 वर्ष। औसत आयु कितनी थी? 32 इयर्स। और जो साक्षरता दर था वो कितना था बेटा? सिर्फ और सिर्फ 18%। मतलब 100 में से 82 लोग मूर्ख ही थे ही नहीं बेटा, अंगूठा छाप, है कि नहीं? और लोगों की औसत आयु भी बहुत ही कम था। अगर उस अनुसार देखा जाए तो हम तो उससे ज्यादा अभी हो गए हैं। ऐसे हमारी उम्र है नहीं, 15-16 साल हुई होगी अभी, बट हो सकता है। चलो जी। कहता है इंडियाज poverty was not just in terms of income alone, but also in terms of ह्यूमन कैपिटल। सिर्फ इनकम को मत देखो, जेब में भी मालना है भाई। ठीक है, तो भारत क्या था बेटा? गरीब देश। देख रहे हो, जब शुरुआत करी थी तो हमने बोला था सोने की चिड़िया, पहुंच कहां गए हम लोग? भारत एक गरीब देश। बदलाव देख रहे हो बेटा, 200 वर्षों का क्या हो रहा है इंपैक्ट, है कि नहीं? तो सोने की चिड़िया से चिड़िया रही पर सोना गायब हो गया ना भाई। ऊपर में हमने क्या बोला था? वर्ल्ड लार्जेस्ट वेल्थ इकोनॉमी, एंड पूरे विश्व का लगभग 1/3 से 1/4 हिस्सा किसके पास था? सब साफ। अब लिख रहे इंडिया पोवर्टी वाज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम, ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बेटा, तो कहां से कहते ना, देखते ही देखते क्या हो गया, है कि नहीं? तो वही हालत है हमारे इंडिया की भी। पहले कहां थे, अब कहां है। लेकिन फिर धीरे धीरे अब बदलाव हो रही है भाई। 1950-51 के बाद से धीरे धीरे जो भी सरकारें आई, काम तो करा ना भाई। ग्रोथ की तो बात करें, नहीं तो यहां तक कैसे? अब जैसे कोई भी अपोजिशन में वो कुछ भी बोल देता है, कोई भी सरकार में हो कुछ भी बोल देता है। जैसे अब अभी मोदी सरकार ही बोल देगा कि जो काम किया हमने ही किया। भाई अगर पहले नहीं हुआ था तो आप कर ही नहीं पाते। तो हर किसी का योगदान होता या नहीं होता है? जैसे आप लोग सीए बनने वाले के बाद बोल देंगे अपने घर वालों को, आपने हमारे लिए किया ही किया है। तो वही बोल देंगे बेटा कूड़ा के ढेर में फेंक देते, पता चल जाता क्या किया। नहीं होता भाई, योगदान तो सबों का है ना, चाहे कोई अमीर माँ बाप हो या गरीब हो, योगदान तो बच्चों को बनाने में हर किसी का है कि नहीं? सुबह सवेरे सवेरे कम उम्र में ही एक ठेला पकड़ा देता, बेटा सब्जी बेच, बन जाते बिजनेसमैन, बन जाते चार्टर्ड अकाउंटेंट। हो तो आता नहीं, माँ बाप भाई दुख झेल के ही तो बच्चों को कराते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर भी है। लेकिन हम तो भाई पहले एकदम आलीशान बंगले में रहते थे, फिर घर से बाहर निकाल दिया गया, आज फुटपाथ पर जिंदगी बिता रहे हैं। तो इंडिया की स्थिति ऐसी हो गई थी। अब फुटपाथ से फिर घर को देखते देखते खरीदा जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी स्वर्ग, देखा है कभी? राजेश खन्ना और गोविंदा, जूही चावला। ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। चलो, तो अभी हम भी लौट के आएंगे भाई, धीरे धीरे इंडिया के ग्रोथ की भी बात हम लोग करेंगे, तभी तो आगे एलपीजी कंसेप्ट की बात आ रही है। अभी अब बढ़ना शुरू हुआ है। बिजनेस साइकिल में जहां तक डाउनफॉल होना था वो मिनिमम लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब तो भैया रिकवरी और एक्सपेंशन की तरफ हम लोग कंट्री को लेके जाएंगे। तो कहता है बेटवा, इंडिया एडप्टेड
नेहरूवियन मॉडल, नेहरूवियन मॉडल का मतलब नेहरू जी का मॉडल, ठीक है। इंडिया एडॉप्टेड नेहरूवियन मॉडल विच सपोर्टेड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया एडॉप्टेड नेहरूवियन मॉडल विच सपोर्टेड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई भारत ने किसको देखा, नेहरू जी के मॉडल को देखा। लेकिन ये नेहरू जी का मॉडल क्या था बेटा, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब इनका मेन मोटिव रहा था वेलफेयर के ऊपर, जैसे कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, है ना। तो शुरुआत तो किसके द्वारा करी गई थी बेटा, नेहरू जी के द्वारा। उन्हीं का था कि भाई सबको हमें क्या करना है, एक समान रखना है, सबको क्या रखना है बेटा। और इसी के लिए वहां पर 5 ईयर प्लान का गठन किया गया था। अभी जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम में मैं आपको लिखाऊंगा कि 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो है बेटा 1951 में चला था, 51 से 56, 51 से 56। भाई देखिए जैसे कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो एक अपना टाइम गैप रख लेते हैं इस ड्यूरेशन में, क्या जैसे आप लोगों का ही भाई फाउंडेशन का दे दिया ना कि मई में एग्जाम है, तो एक ड्यूरेशन हो गया ना कि मई तक कितना आप सपोर्ट कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट क्या होगा। फिर गड़बड़ हो गया, सितंबर तक का रख लो, फिर गड़बड़ हो गया जनवरी का रख लो, फिर गड़बड़ हो गया तो बेटा साल में 3 आता ही रहेगा, है कि नहीं, मई सितंबर और जनवरी चलता चला जाएगा, है कि नहीं, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। रूम बदलेंगे, टीचर बदलेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसके द्वारा दिया गया था बेटा, नेहरू जी के द्वारा। इन्होंने इन्हें एडॉप्ट करने की बात करी थी, इसकी वकालत उन्होंने करी थी। और इसी के लिए यहां पर क्या बना था बेटा, 5 ईयर्स प्लान डेवलप्ड एंड मॉनिटर्ड बाय, क्या नाम दिया था बेटा, प्लानिंग कमीशन। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, 1 मिनट,
अच्छा इसमें लिख के नहीं दिया मैंने, मैं दे दूंगा एक और रुपये। नेशनल इनकम कहाँ गया? देखो क्या लिखा है हमने बेटा यहाँ पर, 5 ईयर प्लान, और बीच में कभी कभी सिचुएशन अगेंस्ट हुआ था तो उस टाइम में हम लोगों को क्या भी देखना पड़ा था, एनुअल प्लान। 1951 से लेकर के 56 तक हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान था बेटा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1956 से 61 तक कौन सा 5 ईयर प्लान, सेकेंड। 1961 से 66 थर्ड। लेकिन 66 के बाद 66 से 67, 68 और 69 ये हमारा कौन सा चला था बेटा, एनुअल प्लान। क्या चला था हमारा, एनुअल प्लान। 69 से 74 फोर्थ 5 ईयर प्लान। 74 से 79 फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिर उसके बाद 79 80 के बीच में क्या चला था बेटा हमारा, एनुअल प्लान। फिर 80 से 85, 85 से 90। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा दिक्कतें आई थी जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, कि भाई यहां पर ऐसी स्थिति आ गई थी हमारे पास 2 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व रह गया था, है कि नहीं। तो फिर वहां पर ज्यादा हम दूर तक के सोच सकते हैं कि यहाँ ये नहीं पता है कि शाम में घर में भोजन क्या बनेगा, हम सपने देख रहे हैं कि अंबानी के बराबर घर खड़ा करेंगे। अरे पहले शाम का सोच ले भाई कि रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। तो इसीलिए वहां पर क्या बना था फिर बेटा, एनुअल प्लान। 90 91 और 91 92 कौन सा बना था हमारा, एनुअल प्लान। लेकिन जब एलपीजी कंसेप्ट आ गया तो उसके बाद 92 से 97 फिर से हमारा 5 ईयर प्लान। 97 से 2002 फिर से 5 ईयर प्लान। 2002 से 2007 फिर से 5 ईयर प्लान। 2007 से 2012 फिर से 5 ईयर प्लान। और 2012 से 2017 के लिए 5 ईयर प्लान बनाया गया था, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इसको कैंसिल कर दिया। यहां पर 2015 से उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया बेटा नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन साफ, ये 5 ईयर प्लान वाला साफ। बोला एक बताओ, कोई दिक्कतें हैं तो हम तब जाके पता करेंगे जब 5 साल होगा। भाई अगर गड़बड़ी आज है तो पता आज ना चलना चाहिए, सही उसको आज ना करना चाहिए। आपको बोल दिया जाए, लाइट शायद गई क्या, आपको ये बोल दिया जाए कि बेटा तुम फाउंडेशन भी पूरा कोर्स पढ़ लो, इंटर भी पढ़ लो, फाइनल भी पढ़ लो, बाद में एक साथ पेपर लेंगे, टेंशन भरा काम होगा, ये नहीं होगा। भाई फाउंडेशन पढ़े तो पहले फाउंडेशन का पेपर हो जाए, इंटर पढ़े तो पहले इंटर का पेपर हो जाए, फाइनल पढ़े तो पहले फाइनल का पेपर हो जाए। ये ना होना चाहिए, इसके बेसिस पे ना बात होनी चाहिए, है ना। तो वहां पर उन्होंने सब कुछ खत्म करके अब क्या कर दिया बेटा, एनुअल प्लान। और इसी के लिए प्लानिंग कमीशन हट करके क्या आ गया था हमारा, नीति आयोग। तो अभी नीति आयोग के बारे में भी तो हमने हेडिंग तो लिखा ही था ना कि नीति आयोग भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कौन आता था बेटा यहां पर हमारा, प्लानिंग कमीशन। कौन था हमारे पास, देख रहे हो ना कि डेवलप्ड स्ट्रेटजी नेरुवियन मॉडल, किसकी बात कर रहे बेटा, द नेरुवियन मॉडल सपोर्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड टू पार्टिकुलरली प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन लाइन विद द सोशलिस्टिक स्ट्रेटजी, है ना। दिस वाज कैरिड थ्रू द 5 ईयर प्लान, है नहीं है। तो यही सब सारी चीजें करी गई थी। तो ये ध्यान में आपको क्या करना है बेटा यहां पर रखने की जरूरत पड़ती है। अब उसी में दिखाता हूं मैं आपको, 2015 का बोला ना बेटा, on 1st January 2015 the apex policy making body namely planning commission was replaced by नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, जिसको किस नाम से जानते बेटा? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। यही चीज हमने शुरू में बोला था ना। तो इसलिए हमेशा कि ये जो शुरुआत हमने करा था भाई, उस जमाने के लिए ये जरूरी था, उस जमाने के लिए ये जरूरी था, तो उन्होंने उस टाइम में 5 ईयर प्लान किया। लेकिन हमेशा उसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो काम चलेगा भाई। जैसे जैसे आगे वक्त बदलता जाएगा, वक्त चेंज होता जाएगा, उसी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा? बोलो। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था बेटा हमारे पास? 5 ईयर प्लान। ठीक है, किसके द्वारा मॉनिटर्ड? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अब अगर हम 1948 की बात करें तो लिखिएगा इन 1948। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? देखो मैंने पहले ही बोल दिया, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं और उसको अपने दिल में बैठा सकते हैं और घर पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। यो इस हार्ड डिस्क में फीड रखना है। ये जो है ना माइंड नाम की मेमोरी, अगर करप्ट हो गया हो फिर तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अगर एंटीवायरस डाल रखा हो तो यहां पर सेव रखना। चलो जी, तो कहता है इन 1948 फर्स्ट आईपीआर। आईपीआर का मतलब है बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि बताओ फर्स्ट आईपीआर कब? 1900। अब ये जो फर्स्ट आईपीआर है तो इसमें क्या? तो कहता है एक्सपेंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर। एक्सपेंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, कि गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देना और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या कर देना बेटा? रिस्ट्रिक्ट करना। लाइसेंसिंग का काम करेगा तो अपने आप क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट होगा ना। जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर नंबर 7 में एक हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नलिटी वगैरह के बारे में, तो वहां पर इन सब चीजों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका मतलब क्या नहीं होता, कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शंस तो क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन से ही होगा ना। अभी आप लोगों ने वो पढ़ा था, टैरिफ वाला चैप्टर पढ़ा था, तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए क्या बोलते थे? ड्यूटीज लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे? अलग अलग टैरिफ लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे? तो उसी तरीके से यहां पर क्या करेगा कि पब्लिक सेक्टर को तो बढ़ाएगा, पब्लिक सेक्टर को क्या करेगा बेटा? बढ़ाएगा, और प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस वगैरह का काम करवाया जाएगा। कहता है द पॉलिसीज in 1950s was where guided by two economic philosophies. The policies in 1950s were guided by two economic philosophies. पहला, to build socialistic society with emphasis on
हैवी इंडस्ट्रीज, और दूसरा द गांधी गांधीयन, एन लगा हुआ है बेटा, फिलॉसफी ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहीं पर थोड़ा सा जो है ना बेटा, नेहरू जी और गांधी जी के सोच में अंतर हुई थी। अब गांधी जी तो ठहरे चरखा काटने के लिए, सूत काटना है नहीं। बोले देख भाई, ये हम मेरे पल्ले में पड़ने वाली बात है नहीं, तुम एक काम करो, ये छोटा छोटा काम करो, लघु उद्योग जिसको कहते हैं ना, कि छोटे छोटे चीजें लगा, इससे गांव देहात के लोगों तक भी इसका पहुंच पड़ेगा। गांधी नेहरू जी बोला ना ना ना, सोच ऊपर तक की रखो। तो ये टकराव ज्यादा दिन चला नहीं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी चल लिए, बोले नेहरू जी कब तू संभाल, मेरा इतना तक ही था साथ। फिर नेहरू जी ने सोचा चलो अब अच्छा है कि काम हम आराम से टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। आज जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना बेटा, एज इट इज यही काम नेहरू जी ने स्टार्ट भी किया था। जैसे आज देखो वोकल फॉर लोकल की बात हम लोग करते हैं, कहते हैं ना कि भाई अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ज्यादा ज्यादा, मेक इन इंडिया को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करना है। नेहरू जी ने भी यही कंसेप्ट अपनाया था। उन्होंने बोला था कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन हम यहीं करेंगे। अगर यहीं करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट हमारा क्या होगा, कम होगा, तो हमारे लिए बचत होगा ही नहीं होगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान और चाइना है ना, इसके पेट में हमेशा दर्द होता ही रहता है। लड़ लिया, आपने देखा होगा 62 में 65 में युद्ध होता ही रहा। बेचारे ने जितना कर्ज लिया था ना कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, वो सारे पैसे खर्च हो गए कैपिटल यूज करने में, गोली बारूद में। और वही एक ऐसा समय आया जिसके कारण आज तक हम लोग दबे हुए हैं उस कर्ज में। क्योंकि भाई लोन तो ले लिया गया, लोन तो ये लिया था कि हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे चुकाएंगे। भाई आपके बाबूजी आपके लिए लोन ले ले कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के सीए बन जाएगा। अब बच्चा यहाँ पढ़ लिख के सीए बना, कंप्लीट आदमी, शादी उदी करके अपना घर से निकल लिया, बोला भाई आपसे कोई मतलब नहीं। अब बताओ बाबूजी तो लोन चुकाते ही नहीं रहेंगे, होगा ही नहीं होगा। वही काम वहां हुआ कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा, अगर वो उस टाइम में ऐसी चीजें नहीं हुई होती ना, तो इंडिया आज फिर से डेवलप्ड इकोनॉमी होता। लेकिन कहते ना बेटा, नसीब से ज्यादा नसीब से पहले कुछ मिलता नहीं। सिंपल सी बात है। हम लोग हर बार उम्मीद करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, होता नहीं है कि नहीं। और बताओ 2023 में भी तो यही हुआ था, लगातार 10 मैच जीता, हारा कौन सा, फाइनल। टारगेट अचीव्ड रहता है, यही हारना है, बस बात खत्म है। इससे पहले सबको मुंह तोड़ दो, अब फाइनल में बोलेंगे थक गए हैं। इस बार भी कैसे वो T20 जीत गया ना, नसीब अच्छा था वो। हाँ हकीकत बोल रहे हैं, नसीब अच्छा था कि वो आउट हो गया क्लासेन। नहीं तो जैसे अक्षर को एक ओवर में दिया था ना, अगला ओवर साफ। तो भाई सबकी फिलॉसफी अलग अलग होती है ना, सबका अपना अपना अलग अलग मानना होता है ना। अब जैसे देखो ना, हर एक टीचर की क्लास चलती है, आसिफ सर में आप लोग कितनी मस्ती झेल रहे होते हैं। मैं कभी कभी यहाँ पे घूम के जाता हूँ, मैं देखता हूँ उन चीजों को, भले अंदर नहीं झांकता लेकिन वहां से एक बार नजर जरूर देता क्या कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बदमाशी कर रहे होते हैं, पढ़ने पे कम लोगों की ध्यान होती है, क्योंकि बेचारे सीधे साधे इंसान पड़ जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। तुम लोग और धमका देते, सर गाना सुनाओ, सुनाना पड़ेगा, कैसे नहीं सुनाओगे, बेचारे मजबूरी में सुना देते हैं। बोल के मुझे देखे एक बार, बेटा सुर और ताल सब आपसे निकलेगा जब गाल पे रेपटा पड़ेगा, है कि नहीं। आप ही शुरू हो जाओगे
नहीं भाई, अंतर है ना। तो सबका अपना अपना फिलोसफी है भाई, सबका अपना अपना फिलोसफी है। मैंने आज क्या, जब जिस टाइम में मैं क्लास में आया था सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए थे। आज जिस टाइम में मैं क्लास में आया हूं 3 ही बच्चे बैठे हुए थे ना, 1 2 3, बाद में वो मेरे साथ घुसा है 4। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, 9 बजे का मतलब 9 बजे। दीदी ताना भी मार दी, सर एग्जैक्ट 9 बजे। भाई 9 बजे मतलब 9 बजे क्लास होनी चाहिए, मैं लेट क्यों करूं? मैं अपने टाइम पे क्यों ना आऊं? अब नीचे बैठ के भाषण दो, इससे अच्छा ऊपर क्लास में आके भाषण दो। बैठना ही तो है, बैठ गए। अब अगले दिन से ये ध्यान में रखोगे कि कलवा ने 9 बजे बोला है तो पहले पहुंच जा, नहीं तो वो खुद कर क्लास में आ जाएगा। तो भाई हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना फिलॉसफी होता है, उसके बेसिस पर वो काम करेगा ये नहीं करेगा। तो नेहरू जी का अपना अलग मॉडल था, गांधी जी का अपना मॉडल था, भगत सिंह का अपना मॉडल था, चंद्रशेखर आजाद का अपना मॉडल था, है कि नहीं? सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे याद है एशिया कप का ही मैच हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, ठीक है। तो शोएब अख्तर में और हरभजन सिंह में हो गई लड़ाई, शोएब अख्तर और हरभजन सिंह में हो गई लड़ाई। और उसके बाद जो है ना इंडिया का विकेट गिर गया जल्दी जल्दी, इंडिया हारने की कगार पे आ गया। लेकिन फिर वहां पर हरभजन टीका और लास्ट में उसने छक्के मार के जिताए थे। और छक्का मारने के बाद शोएब अख्तर के मुंह के पास जाके कर रही है तो शोएब अख्तर ने बोला चल 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 चल। भाई उसका अपना मॉडल है। लेकिन आजकल के खिलाड़ी देखो, 10 विकेट से हारने के बाद भी स्माइल देकर के हाथ मिला रहे थे। अभी हुआ था ना बच्चे, कौन सा T20 वाला जो एक मैच हुआ था, 10 विकेट से हारा था ना, वहां दुबई या कहीं पे हारा था। बुर्बक पाकिस्तान से जो 10 विकेट से हारा था, 166-67 रन इंडिया बनाई थी, 10 विकेट से हार गया था। रिजवान और बाबर जो है मार गया था 10। हाँ जो भी है, कितना मुस्कुरा रहा था। मन तो हो रहा था ना जब जो वो मुस्कुरा था कि टीवी पे मार दे मौका, फिर सोचे पैसा तो अपना लगा है कि नहीं? पैसा अपना लगा है भाई, डुबाना क्यों? तो सबका अपना अपना फिलोसफी है कि नहीं? चलो जी, तो ये तो हमारे हो गए कि अगर देखा जाए कि 1950s के आसपास जो है कितने तरीके की फिलोसफी बेटा, 2 तरीके की। एक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी सोशलिस्टिक सोसाइटी है उसको बढ़ाने की बात, नई नई इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात हो रही है। और दूसरे तरफ गांधी जी का मॉडल चल रहा है कि भाई अगर गांव मजबूत तो देश मजबूत। ये बात भी एक तरीके से सही था, ये नहीं था भाई? भाई सिर्फ शहर को मजबूत करने से हमारा देश मजबूत हो जाएगा क्या? नहीं ना। सिर्फ शहर को मजबूत कर देने से तो देश मजबूत नहीं होगा। उसके लिए तो क्या होगा, हर एक जगह को मजबूत। हम लोगों ने के गांव में पहली बार रोड कनेक्टिविटी हुई है 2015 के दिसंबर में। जो हम लोगों का गांव है बिहार में, उसमें रोड कनेक्टिविटी हुई है 2015 में, दिसंबर 12 दिसंबर 2000 या 14 दिसंबर 2015 को उद्घाटन हुआ था पुलिया का। उसके बाद बना है रोड। 2017 में पहली बार गांव में लाइट आई, जबकि हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है सहरसा डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो लाइट का कनेक्शन आ रहा है उसका रास्ता वही है, उसका जो मेन पावर लाइन आया है ना वो उधर से ही आया है। लेकिन हम लोगों के गांव में लाइट नहीं थी। 2017 में पहली बार लाइट जलाई यो। अब सोच के देखो भाई, तो आप जब तक उस जगह को मजबूत नहीं करोगे तो इधर का हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और उस टाइम में उस जगह से भी अभी हम लोगों के गांव की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लगभग 1100-1200 वोटर हैं। तो वही होगा 2000 लोग होंगे, और क्या होंगे पूरे एरिया को मिला करके, 2-3 गांव मिला करके बात बता रहा हूं। फिर भी पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं। फर्स्ट IIT इंजीनियर 1987 में बना था उस गांव से। एक मेरे भाई एम्स में डॉक्टर हैं। मेरा भतीजा अभी 2021 में IIT इंजीनियर
बनाया, अभी कॉलेज वगैरह में था। तो ऐसे भी लोग हैं वहां पर पढ़ने वाले। हम नालायक हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि गाँव में सभी नालायक होंगे, पढ़े लिखे लोग भी हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि गांजा के साथ साथ आपको भी फूंक जाएंगे। गाँव के देहात में ऐसे भी लोग मिलते हैं, एकदम भोले बाबा, मस्त। चलो, तो सभी तरीके की फिलोसफी भाई, आपको गांव देहात को भी रखना है और उसके लिए भाई शहरों को भी तो मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आप हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो काम चलेगा क्या? आप सिर्फ बोलो कि नहीं भाई हाथ से ही काम चलता रहेगा, तो इतना ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए। फिर उसके बाद बात आती है बेटा हमारे पास 1956 की। किसकी बात आती है? तो जल्दी से 1956 के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आज की सभा संपन्न करेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग। और 1956 को कहते हैं हम लोग बेटा सेकेंड आईपीआर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इन 1950, क्या नाम दिया इसको? आईपीआर का फुल फॉर्म बताओ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। चलिए, तो अगर 1956 के अनुसार देखें तो क्या कहता है? कहता है बेटा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वेयर discouraged and more focus on पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। बोला ये प्राइवेट प्राइवेट कुछ नहीं होता भाई, हम उसको नहीं देखेंगे, हम किसकी बात करेंगे? तो प्राइवेट सेक्टर को रोकना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना। भाई जबकि दोनों का साथ चाहिए या नहीं चाहिए? दोनों का साथ चाहिए ना। आज सारे अमीर लोग अगर इंडिया छोड़ के भाग जाए, जैसे आज देखो ना, जो अपोजिशन वाले हैं अंबानी अडानी को नेगेटिव बोलते हैं ना, सरकार उनकी बन जाए, यही उनके लिए देवता हो जाएंगे। फिर बीजेपी के लिए ये दोनों खराब। यही तो नियम है। क्योंकि भाई अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे तो ग्रोथ कहां से होगा? होगा ग्रोथ? क्या नहीं होगा। तो इसलिए इनका भी होना क्या है बेटा, जरूरी है ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के ऊपर फोकस करेंगे, पब्लिक सेक्टर के ऊपर बढ़ावा देंगे और प्राइवेट सेक्टर को जो है डिस्करेज करेंगे, तो काम चलेगा क्या? नहीं। लेकिन सेकेंड आईपीआर के अंतर्गत यही काम हुआ था। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था ना 1956 से 61, उसके अंतर्गत जो मेन मोटिव हुआ था वो यही था कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाओ और प्राइवेट सेक्टर को क्या करो? डाउन। क्योंकि डर ये बैठ गया था ना, कहीं फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हालत ना हो जाए। कहते हैं ना भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, उसके लिए काम करना तो पड़ेगा। फिर कहता है बेटा इंडिया, इस पर स्टार लगा लेना बेटा, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा है। इंडिया followed open foreign investment policy and relatively open ट्रेड पॉलिसी। भाई एक बताओ, जब तक आप अपने ट्रेड पॉलिसी में सुधार नहीं करोगे, उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दोगे, बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउड नहीं करोगे, तो दिक्कतें दूर होंगी क्या आपकी? नहीं ना। भाई पैसों की दिक्कत है तो लोन ले रहे हो ना, तो लोन लेना भी क्या हुआ? बाहरी इन्वेस्टमेंट ही तो एक तरीके का हुआ। ठीक है। तो इंडिया फॉलोड ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रिलेटिवली ओपन
ट्रेड पॉलिसी। फिर कहता है बीओपी। बीओपी का मतलब बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बारे में आगे हम लोग एक टॉपिक में बात करेंगे, बीओपी और बीओटी दोनों के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बीओपी क्राइसिस इमर्ज्ड इन 1958। यहां पर इंपोर्ट ज्यादा था और एक्सपोर्ट कम था। तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेना, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। भाई अगर हम बाहर से बाहर से सामान मंगाएंगे तो माल नहीं देना पड़ेगा क्या, पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? और उसके लिए फॉरेन रिजर्व का होना जरूरी है, ये नहीं है भाई। हमने कोई भी पेमेंट करना है तो डॉलर के रूप में ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? जिन बच्चों ने इंटरनेशनल ट्रेड में यूनिट 4 पढ़ा था तो उसमें एक्सचेंज रेट में ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? ओके। फिर कहता है बेटवा इंपोर्ट कंट्रोल्स were maintained till 1966। इंपोर्ट कंट्रोल वेयर मेंटेन्ड टिल 1966। अब गवर्नमेंट ने उस टाइम में ये लक्ष्य रखा कि भाई 1958 में ये प्रॉब्लम आया हमारे पास कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है हमारा, तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन मतलब रूल्स बनाएगी। फिर प्लानिंग कमीशन के साथ बैठा और सोचा कि हम 1966 तक जो है इसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। हो नहीं पाया। फिस्कल डेफिसिट में ये हम पढ़ाएंगे बात, जो फिस्कल डेफिसिट टॉपिक आएगा ना उसमें ये बात पढ़ाएंगे। कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, हुआ नहीं, बढ़ता चला जाता है डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, है कि नहीं? वही तारीख पर तारीख यहां भी चलती रहेगी। तो इंपोर्ट कंट्रोल वेयर मेंटेन्ड टिल 1966। ये एक लक्ष्य रखा गया था, कंट्रोल करेंगे, पर हुआ नहीं था। वो मैं फिस्कल डेफिसिट वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। फिर कहता है बेटा फ्रॉम 1950 टू 1980 India's annual growth rate of GDP was 3.5%. From 1950 to 1980, 1950 से 1980 के बीच में अगर जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो क्या होगा बेटा? अब यहां पर स्टार लगा के एक और पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा कि ये जो ग्रोथ रेट है इसको कहते हैं बेटा हिंदू ग्रोथ रेट। और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या था। तो 1950 से 1980 के बीच में जो एनुअल ग्रोथ रेट था उसी को क्या नाम दिया गया था बेटा? हिंदू ग्रोथ रेट। और कितना था हिंदू ग्रोथ रेट बेटा? 3.5% पर एनम। वार्षिक होता है ना, ये जो ग्रोथ रेट की बात करते हैं किसकी बात करेंगे बेटा? वार्षिक की बात करेंगे। तो मतलब 1966 में कुछ ना कुछ फिर चेंज हुआ होगा। तो ये जो 1966 से जो चेंज आया है इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास बोले तो कल करेंगे। यो चलिए ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अभी 11:30 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएगी और 2 बजे से आपका लॉ का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।